Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the DNA sequencing methods. DNA sequencing का मतलब है कि जब हमारे पास ऐसा जीनोम हो जिसका सीक्वेंस अभी तक नहीं हुआ हो तो हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे चेन टर्मिनेशन, केमिकल डिग्रेडेशन, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। तो आज हम इन्हीं चारों टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सीक्वेंसिंग के थ्रू हम किसी भी अननोन जीनोम का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, ये एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम किसी भी सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। मान लो हमारे पास कोई अननोन जीनोम है, अभी कोई न्यू प्लांट या बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ है लेकिन हमें उसका जीनोम नहीं पता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, सीक्वेंसिंग करनी होगी। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम डिटरमाइन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या प्रेजेंट होंगे, क्या उनका ऑर्डर होगा और क्या कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। अब जो ट्रेडिशनल मेथड थे, जो बेसिक मेथड्स थे, वो थे केमिकल डिग्रेडेशन एंड चेन टर्मिनेशन। बट ये जो मेथड्स थे वो बहुत ज़्यादा टीडियस थे एंड टाइम कंज्यूमिंग थे एंड इनमें लैक ऑफ ऑटोमेशन था, मतलब कि ये ऑटोमेटिक मेथड्स नहीं थे। हालांकि अभी भी ये मेथड्स, इन मेथड्स पे बेस ऑटोमेटेड मेथड्स हैं, जैसे कि चेन टर्मिनेशन पे जो मेथड है वो ऑटोमेटेड मेथड है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट सेमी ऑटोमेटिक डीएनए मेथड था वो डेवलप किया था लॉरे एंड स्मिथ ने 1986 में। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आई जो कि अभी रिसेंटली यूज़ की जा रही है। इसकी कुछ हिस्ट्री है। 1869 में फ्रेडरिक माइस्टर जो थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था और फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड किया था डीएनए को। लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर था, यानी कि डबल हेलिकल होता है ये वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में। उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें बेस पेयरिंग कैसे होती है कि एडेनिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है एंड साइटोसिन जो है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। देन 1970 में लोकेशन स्पेसिफिक प्राइमर एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, इसको एम्प्लॉयड किया गया था रे यू ने। 1972 में वॉल्टर फियर्स जो थे उन्होंने आरएनए सीक्वेंसिंग की थी बैक्टीरियोफाज की। तो अभी हम डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप आरएनए सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते हो। अगर हमारे पास बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो फिर हमें उनकी आरएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है ताकि हम उनके आरएनए का सीक्वेंस पता लगा सकें। तो इसी तरह से प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी होती है, वहाँ पे हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस का पता लगाते हैं। 1977 में फ्रेडरिक सेंगर जो थे उन्होंने सेंगर मेथड दिया था जिसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। देन 1977 में गिलबर्ट एंड मैक्सम जो कि दूसरा मेथड है, उन्होंने सीक्वेंसिंग करी थी केमिकल डिग्रेडेशन मेथड से। क्या बेसिक स्टेप्स होंगे डीएनए सीक्वेंसिंग करते टाइम? चाहे कोई भी टाइप की हम सीक्वेंसिंग करें लेकिन सबके अंदर बेसिक स्टेप्स कॉमन ही हैं। पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन यानी डीएनए एक्सट्रैक्शन। दूसरा है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट सीक्वेंस। नेक्स्ट एम्प्लीकॉन प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग की प्रिपरेशंस। देन डीएनए सीक्वेंसिंग और फिर डेटा को एनालाइज करना, यानी सीक्वेंसिंग करने के बाद में जो डेटा आ रहा है उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। पहले आपको सैंपल प्रिपेयर करना है। सैंपल प्रिपरेशन में आपका क्योंकि हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा सैंपल डीएनए रहेगा, लेकिन जिनका आरएनए सीक्वेंसिंग है उनका जो सैंपल रहेगा वो आरएनए रहेगा, तो वहाँ पे आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास प्लांट सेल हैं या बैक्टीरियल सेल हैं तो पहले हमने उनको डिटर्जेंट से ट्रीट करना है या सर्फेक्टेंट से ट्रीट करना है। फिर उनको एंजाइम ट्रीटमेंट देनी है प्रोटीएज एंड आरएनएज, ताकि उनका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए और ये एंजाइम प्रोटीन और आरएनए को डिग्रेड करेंगे और अदर जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो भी ब्रेक हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर हमारा डीएनए होता है तो उनको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हम कंसनट्रेटेड सेलाइन से ट्रीट करते हैं ताकि जो हमारे पास ये डिग्रेडेड प्रोटीन होगा और आरएनए होगा उनका क्लम्प हो जाए। तो क्लम्पिंग होती है इस स्टेप में प्रोटीन, लिपिड्स एंड आरएनए की। फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिससे कि जो डीएनए है वो हमारे इस डेब्रिस से सेपरेट हो जाए
और फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है बाय इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के थ्रू। फिर हमने पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करनी है टारगेट डीएनए की। जैसे कि हमारे पास टारगेट मतलब हमारे पास पूरा जो है जीनोम है, अब उसके अंदर हमारा टारगेट होगा। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंगल है, तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे और जो बाकी का डीएनए है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर उसके फ्लैंकिंग प्राइमर्स मतलब उसके जो साइड्स में फ्लैंक कर रहे हैं सीक्वेंसेस, उनको हम ऐड करेंगे, जो कि आउटर रीजन से डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट से अटैच हो जाएंगे और जितना भी अनवांटेड डीएनए है वो एम्प्लीफाई नहीं करेगा। हम होल जीनोम को भी एम्प्लीफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और हमारे पास होल जीनोम है। तो होल जीनोम तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसको पीसेस में कट कर देंगे। अलग-अलग लेंथ के पीसेस होंगे, उसके बाद हमने उसको पीसीआर मशीन में डालना है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो अगर हमने उस स्मॉल अमाउंट को एम्प्लीफाई करना है तो उसके लिए हम पीसीआर मशीन का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड पीसीआर की कंडीशंस रहती हैं ज़्यादातर कि 35 साइकिल्स होंगी, डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। देन एनेलिंग होगी 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इसके साथ में आपके प्राइमर्स अटैच हो जाएंगे। एंड एक्सटेंशन होगी 72 डिग्री सेल्सियस पे, यानी अब क्या हो रहा है क्योंकि पीसीआर में होता क्या है कि आपका जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती है, मिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए बनता है। तो ये क्या करेगा ना, जैसे ही हमारे पास अगर कोई स्ट्रैंड रह गया है जो कि डबल स्ट्रैंडेड पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो एक्सटेंशन स्टेप पे 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। उसके बाद अब हमारा ये एम्प्लीफिकेशन दिखा रखा है टारगेट जीन का। पहले हमारे पास सिंगल डीएनए था, उससे फिर हमारे पास 2 कॉपी बनी, 2 से फिर 4 बनी, 4 से फिर 8 बनी। इस तरह से करके हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं टारगेट जीन की। देन हमने करना होता है प्यूरिफिकेशन। अब कई बार क्या होता है कि कुछ प्राइमर जो हैं वो अनबाउंड रह गए, अटैच नहीं हुए, कई बार प्राइमर डाइमर बन जाता है क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाते हैं, तो खुद ही प्राइमर जो हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं। कई बार अनयूज़ टैग डीएनए पॉलीमरेज़ होता है, अनयूज़ डीएनए टेम्पलेट होता है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब सीक्वेंसिंग को डिस्टर्ब करते हैं, उसको रोक सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है। जो पीसीआर के बाद प्रोडक्ट आता है उसको एम्प्लीकॉन बोला गया है। अब वो प्यूरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, स्पिन कॉलम बेस्ड न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन मेथड से। तो मतलब जैसे हम डीएनए आइसोलेशन के टाइम पे कॉलम यूज़ करते हैं उसी तरह से कॉलम रहती है और उसके थ्रू जो भी हमारा पीसीआर प्रोडक्ट होता है उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है कि सीक्वेंसिंग की प्री प्रिपरेशन कैसे की जाए। हमें प्री प्रिपरेशन मतलब सीक्वेंसिंग से पहले क्या-क्या चीज़ें चाहिए? हमें प्राइमर्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, हाई फाइडेलिटी का डीएनए पॉलीमरेज़ चाहिए, मतलब ऐसा डीएनए पॉलीमरेज़ चाहिए जो कि एरर ना कॉज़ करता हो। और इसके बाद हमारा क्या होता है, बिल्कुल पीसीआर की तरह ही होगा। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होंगे या तो वो रेडियो लेबल्ड होंगे या फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे। और फिर हम उसको सीक्वेंसर में डाल देते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस चलती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन होती है और सीक्वेंसिंग मतलब सीक्वेंसिंग इस तरह से होती है। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेबल न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करना है। यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन के टाइम पे और जैसे-जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा, तो मशीन है यहाँ पे, सीक्वेंसिंग मशीन है, वहाँ वो सिग्नल देती जाएगी और डेटा जो है वो कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाएगा। तो जो सीक्वेंसिंग का डेटा हमें मिलता है, उसको फिर अनदर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उससे कंपेयर किया जाता है ताकि हम जो वेरिएशंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकें या फिर अगर कोई म्यूटेशन है तो उसको डिटेक्ट कर सकें टारगेट जीन में। अब आता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के, मैक्सम गिलबर्ट, चेन टर्मिनेशन, सेमी ऑटोमेटेड मेथड, पायरो सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, होल जीनोम शूटगन सीक्वेंसिंग, ये अलग अलग मेथड्स हैं। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो है इनमें से कोई भी टाइप की डीएनए सीक्वेंसिंग को यूज़ करते हैं।
जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है मैक्सम एंड गिलबर्ट एंड चेन टर्मिनेशन। मैक्सम गिलबर्ट जो है ना, इसको 1977 में केमिकल क्लीवेज मेथड भी बोलते हैं इसको, और मैक्सम एंड गिलबर्ट ने डेवलप किया था। इनमें क्या करते हैं कि हमने जो डीएनए है उसको केमिकल से ट्रीट करना होता है, उसको मॉडिफाई कर देना होता है। फिर मॉडिफिकेशन के बाद हम उसकी क्लीवेज करते हैं और फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। डायरेक्ट सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि मतलब और हाँ, एक और इसमें स्टेप होता है कि 5 प्राइम जो फॉस्फेट एंड होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, वहाँ पे हम रेडियो लेबल कर देते हैं। इसको डीनेचर किस 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 केमिकल से करते हैं, जैसे हाइड्रोजीन है। अगर हम हाइड्रोजीन ऐड करते हैं तो वो T प्लस C का जहाँ कॉम्बिनेशन मिलेगा वहाँ पे क्लीवेज कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम NaCl यूज़ कर रहे हैं तो वो साइटोसिन वाली जगह पे क्लीव करेगा। जो डाइमिथाइल सल्फ़ेट है वो A प्लस G के कॉम्बिनेशन को क्लीव करेगा, और पिप्रिडीन जो है वो ग्वानिन को करता है। तो इस तरह से हमारे पास फिर जब हमने क्लीवेज कर दी है फिर हम जो है जेल चलाते हैं। ये हमारा फिगर है। इसमें हमने क्या किया, पहले रेडियो लेबल जो हमारे मतलब पहले तो हमने क्या किया कि उसको केमिकली मॉडिफ़ाई कर दिया। मॉडिफ़िकेशन के बाद हमने क्लीवेज करनी है। अलग-अलग जो हमारे केमिकल्स थे, हाइड्रोजीन था, NaCl था, डाइमिथाइल सल्फ़ेट था। तो हर एक की अलग-अलग ट्यूब बना दी है, क्योंकि हर एक अलग-अलग जगह पे कट कर रहा है, और फिर उनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चला दी है। तो इस तरह से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट हो जाएँगे। इसका जो एडवांटेज है कि इसमें हमें कोई सीक्वेंसिंग की पहले से नॉलेज होना की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लीटली जो अननोन डीएनए है उसको भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हम सिर्फ 400 बेस पेयर तक ही यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम रेडियो लेबल्ड केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो इस मेथड को इसलिए बहुत कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेंगर सीक्वेंसिंग। इसको फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग बोला जाता है, और ये चेन टर्मिनेशन मेथड होता है। इसमें चेन टर्मिनेशन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डीएनटीपी की बजाय डीडीएनटीपीस का यूज़ किया जाता है, मतलब डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये इसमें क्या होता है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है ना डीएनटीपी में, उसकी जगह पे सिर्फ H ग्रुप लगा होता है, जिसकी वजह से आगे जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाता और चेन जो है वहीं पे रुक जाती है। इसके लिए हमें पहले ही पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सीक्वेंसेस की, एटलीस्ट 15 टू 20 बेसिस की। यहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज़, डीएनटीपीज़ चाहिए जिनको हम और डीडीएनटीपीज़ चाहिए, यानी डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे हम अपना क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, उसमें होता क्या है, हम डीएनटीपीज़ को ऐड करते हैं, एक-एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है, ठीक है। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 प्राइम फॉस्फेट, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पे क्योंकि आपने डीडीएनटीपीज़ को ऐड किया है, अलग-अलग चारों बेस के लिए अलग-अलग डीडीएनटीपी हैं, जैसे डीडीएटीपी, डीडीसीटीपी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे तो ओएच ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा ना, तो वो आगे ऐड ही नहीं हो पाएगा और फर्दर एक्सटेंशन ही नहीं हो पाएगी और चेन वहीं रुक जाएगी। इसीलिए इसको चेन टर्मिनेशन बोला गया है। तो डीडीएनटीपी भी आपके फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हो सकते हैं या रेडियोएक्टिव लेबल्ड हो सकते हैं। डीएनए सैंपल को 4 सेपरेट सीक्वेंसिंग रिएक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहली ट्यूब जो रहेगी उसके अंदर आप न्यूक्लियोटाइड भी ऐड करोगे, डीएनए पॉलीमरेज़ भी ऐड करोगे, टेम्पलेट भी ऐड करोगे, यानी जो-जो चीज़ें रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती हैं वो भी ऐड करोगे। लेकिन उसके साथ में आपको एटीपी, डीडीजीटीपी ये सब भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप हीट दोगे ताकि जो वो डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से ये मैनुअल डीएनए सीक्वेंसिंग बताया हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे। फिर ये दिखाया हुआ है कि सेंगर सीक्वेंसिंग में फिर यहाँ पे प्राइमर के थ्रू क्या होता है, फिर ये अपने आप को इलोंगेट कर रहे होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। जब सीक्वेंसिंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट के लिए हम या तो एग्रोस जेल चलाते हैं या पॉलीएक्रिलामाइड जेल चलाते हैं, ताकि हमारे पास सिंगल बेस में भी जो डिफरेंस है उतना उतना फ्रेगमेंट भी हमारे पास क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए।
4 लाइन्स रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ पे हर एक के लिए, क्योंकि ए बेस के लिए अलग चाहिए, सी के लिए अलग चाहिए, टी के लिए अलग चाहिए और जी के लिए अलग चाहिए। और इसको हम फिर, क्योंकि ये अगर रेडियो लेबल्ड होंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम इसको विजुलाइज़ करेंगे, और उसके बाद जो है, या फिर हम मैनुअली भी इसको रीड कर सकते हैं सीक्वेंसेस को। फिर आता है सेमी ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड भी सेंगर बेस्ड ही मेथड होता है। जब हमारे पास पेज जो होता है ना, वो सारे मतलब फ्रैगमेंट्स को सिंगल रिएक्शन में सेपरेट करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, तो हमें 4 सेपरेट ट्यूब लेनी पड़ती हैं एंड पेज रिक्वायर्ड होता है। अ, और या फिर हम अल्टरनेटिवली क्या कर लेते हैं कि कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज़ करते हैं। तो सेमी ऑटोमेटेड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें सारा मैनुअल नहीं है, कुछ जो है ऑटोमेटिक भी है मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल स्टेप जो है वो सेम है, यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई यूज़ होगी, और जितने भी 4 लेबल्ड हमारे पास DDNTP हैं उनको हमने सिंगल रिएक्शन ट्यूब में रखना होता है, क्योंकि हम अलग-अलग जो हैं एक तो उनको डाई से लेबल्ड कर देते हैं। अब जो स्मॉलर वाले होंगे फ्रैगमेंट्स, ठीक है, शॉर्टर, वो फास्टर मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ में, और जो लार्जर होंगे वो पीछे रह जाएँगे। एक लेज़र बीम जो है वो पास की जाती है, जिससे कि बैंड एक्साइट हो जाते हैं, और कलर के बेसिस पे हम पहचान लेते हैं कि ये कौन-सा न्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि हमने हर एक को अलग-अलग क्या किया है, लेबल किया है। ए को ग्रीन कलर से, सी को मान लो रेड कलर से, तो इसलिए हम उनको ईज़िली जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग भी बोला गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी को ब्लू कलर दिया गया है, ए को ग्रीन कलर दिया गया है, टी बेस को रेड दिया गया है और जी को ब्लैक दिया गया है। तो उसके बेसिस पे हम जो है यहाँ पे बता देते हैं कि जब सबसे शॉर्टर फ्रैगमेंट होगा, मान लो जी है, तो पहला हमारा जी सीक्वेंस हो जाएगा। उसके बाद मान लो ऊपर वाला बैंड हमारा टी कब पे आ रहा है, तो टी हो जाएगा। कलर के बेसिस पे हम बताते हैं, पीक्स के बेसिस पे। ये पीस हैं अलग-अलग कलर की ना, इसमें अलग-अलग कलर दिया हुआ है, जैसे ए को यहाँ येलो दिया हुआ है, सी को मतलब ब्लूज़ दिया हुआ है, तो अलग-अलग कलर के बेसिस पे हम बता देते हैं कि ये सीक्वेंस रहेगा। लिमिटेशन इसकी ये होती है कि सेंगर मेथड जो है ना, इससे सिर्फ हम 300 टू 1000 बेस पेयर तक का सीक्वेंस ही कर सकते हैं, मतलब इतनी छोटी बेसिस का। और सीक्वेंस जो क्वालिटी होती है ना, वो डिग्रेड हो जाती है आफ्टर 700 टू 900 बेसिस। तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए फिर हमारे पास और मेथड्स आए हैं अब। अब जो हमारे पास अभी ट्रेंड में है वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड, और ये आपस में वैसे तो सिमिलर हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और सेंगर सीक्वेंसिंग, दोनों में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फ्लोरोसेंट न्यूक्लियोटाइड को वन बाय वन जो है ग्रोइंग डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ऐड करता रहता है, और हर एक जो इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड है उसको फ्लोरोसेंट टैग के थ्रू जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। क्रिटिकल जो डिफरेंस है उनके बीच में वो सिर्फ सीक्वेंसिंग वॉल्यूम का है, मतलब ये जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स, मिलियन ऑफ फ्रैगमेंट्स को जो है एक रन में सीक्वेंसिंग कर सकता है, जबकि सेंगर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, चेन टर्मिनेशन में और केमिकल में। यहाँ पे केमिकल क्लीवेज इन्वॉल्व होती है, चेन टर्मिनेशन में हमने मतलब DDNTPs को यूज़ किया होता है। यहाँ पे रेडियो लेबलिंग होती है, वहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई यूज़ होती है, या रेडियो लेबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्लीवेज होती है डीएनए की केमिकल के थ्रू, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है 4 सेपरेट ट्यूब्स में। यहाँ पे 4 डिफरेंट केमिकल यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो लास्ट बेस होता है हर एक फ्रैगमेंट का वो नोन होता है, और जो यहाँ पे मतलब 500 न्यूक्लियोटाइड तक ही हम जो है सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, यहाँ 700 टू 1000 बेस पेयर तक रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन का वर्कफ्लो क्या है कि हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमने एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा, फिर सीक्वेंस लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, और फिर डेटा को एनालाइज। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो होती है ना, वो मॉडर्न सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे हम एक साथ एक सिंगल रन में ही बहुत सारी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, मिलियन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर सकते हैं। डिफरेंट वे से करते हैं, जैसे इसका जो मेथड है, पहले तो आपको सैंपल प्रिपेयर करना है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन करना है, देन सीक्वेंसिंग एंड इमेजिंग, और फिर डेटा एनालाइजिंग करनी है।
इसमें हम जो हमारा सैंपल होता है न्यूक्लिक एसिड सैंपल, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसको हम फ्रैगमेंट करते हैं और जो एंड होता है ना डीएनए का, उस पे हमने क्या अटैच कर देना है, एडाप्टर। एडाप्टर क्या होते हैं? ये केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें पहले से पता होता है। तो मतलब हमने डीएनए को फ्रैगमेंट किया, उसके बाद हमने उसके साथ एडाप्टर की अटैचमेंट करा दी। तो सैंपल प्रिपरेशन में हमने क्या करना है, डीएनए या आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी हमारा सैंपल है, ब्लड है, टिश्यू है या सेप्टम है, वहाँ से। अगर आरएनए हमारे पास सैंपल है तो फिर हमें उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू सीडीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं होता है, इसलिए उसको सीडीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन की जाती है कि हमने सीडीएनए है या डीएनए है, उसको एंजाइम ट्रीटमेंट दे करके फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। फिर हमने लाइब्रेरी प्रिपरेशन करनी होती है, तो लाइब्रेरी को प्रिपेयर करने के लिए हमने जो हमारे वो फ्रैगमेंट्स बने हैं, उनको हमने टैग करना है एडाप्टर से। उसके बाद हमने एम्प्लीफिकेशन करनी होती है, इसके लिए अलग-अलग पीसीआर होते हैं, इमल्शन पीसीआर, ब्रिज पीसीआर या रोलिंग सर्कल एम्प्लीफिकेशन। किसी भी मेथड के थ्रू फिर एम्प्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे एक और मेथड है इल्यूमिना डाइस सीक्वेंसिंग, ये भी आजकल यूज़ किया जा रहा है। ये सिंगल मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस बेस्ड हाई स्पीड डीएनए सीक्वेंसिंग है, सोलेक्सा सीक्वेंसिंग। करंटली बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, ऑटोमेटेड है, क्विक है, हाईली एक्यूरेट है और इससे जो है मतलब मल्टीपल स्ट्रैंड्स को हम साइमल्टेनियसली एक ही रन के अंदर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अगर हमने होल जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी है, क्योंकि जीनोम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स हमें मिलेंगे, तो इसके लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं ये इल्यूमिना डाई सीक्वेंसिंग, क्योंकि उस केस में ये चीपर पड़ेगी। और इसको जो डेवलप किया गया था वो शंकर सुब्रमण्यम एंड डेविड कलरमान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1998 में डेवलप किया गया था। तो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, इल्यूमिना डाई सीक्वेंसिंग यानी सोलेक्सा सीक्वेंसिंग है, ये ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल की बजाय इनका एडवांटेज देखें तो एक तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ऑटोमेटिक है, हमें कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने सैंपल निकाल करके देना है, जो भी डीएनए है या आरएनए है, और उसके बाद हमने जो है इन सीक्वेंसिंग मशीन्स के अंदर डाल देना है और फिर सीधा हमने डेटा एनालाइज़ करना है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम नहीं करती हैं और क्विकली हो जाती हैं। इनका जो रिज़ल्ट्स है वो भी एक्यूरेट है और 1 दिन के अंदर हम बहुत सारे सैंपल्स को रन कर सकते हैं। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अगर हमने बैक्टीरिया का होल जीनोम सीक्वेंस करना है, ह्यूमन का करना है, तो होल जीनोम बहुत बड़ा होता है। उसकी सीक्वेंसिंग के में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम ट्रेडिशनल मेथड पे जाएँगे। तो इसीलिए हम इन मेथड्स को फ़ॉलो करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।